गुलामी से बाहर निकाला। ये सिर्फ गांधी जी तो नहीं बोल सकती थी, कोई बोल नहीं सकता। आज भी राहुल और प्रियंका बोल रही है, क्या बोल रही है? पहले की यात्रा की समाप्ति में राहुल ने जो भाषण दिया, कश्मीरी लोग और मिलिट्री के लोग हम सब एक ही टूटी बोर्ड में सेल करते हैं। कभी न कभी हमारे ऊपर फोन आता है, लेकिन दाढ़ी काटेंगे, तेरा बाप माना जा रहा है। और मारने वाले आरएसएस के लोग हैं, ऐसा बोला डोवाल है, मोदी है, शाह है, ये बोला झूठ नहीं है। मैंने उसको बोला कि तुझे मार देंगे, मार डालेंगे। और देखो तुम, वो बोलता है कि मैं नहीं डरता मरने वो किसकी हिम्मत है क्या? आरएसएस इतनी जहरीली विचारधारा दुनिया में नहीं, और उनको आगे आने की इच्छा नहीं, उनको लाने की उनका जो कहना है वो लिखित है, लिखित है। इन्होंने जानबूझ के मेरे ऊपर छोड़ दिया है, वो लिखित है। बेंच ऑफ थॉट, वी आर आवर नेशन, गोलवलकर का लिखित है। हम देश के मालिक हैं, तुम सब लोग वोट गिन के रोटी तय करना है। वही टिड़क कहते थे, वही सावरकर कहते थे, वही गोलवलकर कहते थे। लड़ाई किससे? कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ने पेश किया, वो हमारा तुम्हारा क्या चाहिए? मनु आपको चाहिए क्या चाहिए? ये जो ये प्रोपेगेंडा जो है, ये आरएसएस का है, दूसरे का प्रोपेगेंडा है। आरएसएस और कांग्रेस एक ही है। जरूर कांग्रेस में आरएसएस वादी लोग थे, है, स्लीपर सेल है, लेकिन वो सब जगह है, सब जगह। यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। तो जब हम कट्टर आरएसएस वादी की विरोध में काम करते थे 1960 हमारे साथ भी, तो मैं मेरी विनती है, ये प्रोपेगेंडा चर्चा मत करो कि संविधान किसने पेश किया है। संविधान बड़े दिल से, बड़े मेहनत से बनाया, आपको वोटर कैसे बनाया? उनको डेमोक्रेसी लाने के लिए, वोटर बनाने के लिए उन्होंने क्या कष्ट उठाया? लोग उनको पास जाए 21 साल का, उसकी उम्र उसके पास नहीं, कहाँ से उम्र, कहाँ से रिकॉर्ड का है? मेरे बाप का आईडी सर्टिफिकेट नहीं, CA/NRC में मैं नहीं जाता था। तो इन्होंने गलियों गली में जाके लोगों की लिस्ट बनाई और बोले कि तुम्हारे नदी को बाहर आई थी, पूरा लाजवाब खूप होता जो बाई काय बाई होती, त्याच्यावर वय काढली आणि तशी 11 कोटी वोटर गेली. सोपं नाही. मी नेहरू, आंबेडकर, गांधींना माहिती होतं की डेमोक्रेसी आणायची असेल तर वोटिंग पाहिजे. वोटर लिस्टच नव्हतं. संविधान समिती बनवताना सुद्धा वोटर लिस्टच नव्हतं. तुम्ही बेसिकला गेलं पाहिजे. हा जो प्रोपेगेंडा आहे आपण सगळ्यांनी एकत्र अनालिसिस केलं पाहिजे. आणि ते जर तुम्ही केलं नाही, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सोनिया म्हणून जीवन जगणंच नव्हतं, तर ते जगतायत आणि ते लढतायत. त्यामुळे ही जी बाकीची गोष्ट आहे, किशोरचं माझं नेहमीच वाद होतो, तो पण असं म्हणतो कोणाबरोबर जायचं. सध्या कोणाबरोबर जाण्याची गरज नाही, आज देश वाचवण्याची गरज आहे. आणि देश जो वाचवी त्याच्याबरोबर जायचं. तुम्हाला प्रत्येकाला रिकग्निशन पाहिजे, ते कसं मिळेल? डेमोक्रेसी आहे, डेमोक्रेसीमध्ये रिकग्निशन कसं मिळेल? त्यामुळे तुम्हाला कुठंतरी तुमची एक कॉन्ट्रीब्युशन पाहिजे की हे देश वाचवण्यासाठी कोण काम करतो, त्याच्याबरोबर जायचं. आम्ही लोक त्याच्यामुळे एकत्र आहोत. मुझे तो जेल में डाला था कांग्रेस की, पुलिस कुठे भी था और जेल में था. ये कोई एक ही बार लाठी में फ्रैक्चर हुआ है, वो कांग्रेस के राजकीय वही कांग्रेस के सरकार ने मुझे जेल में डाला, पुलिस कुठे में डाला, सब झूठ है. हाईकोर्ट ने स्टे दिया, इसलिए आपके साथ बैठा हूँ. मैं इसका एक थोड़ा अलग जवाब दूं, क्योंकि बीजेपी अब इस आरएसएस इस अफवाह को बहुत तेजी से फैला. विदेशी संविधान है, अंग्रेजों का 1919 का एक एक्ट था, उस 1935 का एक्ट था, उस एक्ट को बस बदल के दे दिया है और सब विदेशी है, भारतीय से कोई संबंध नहीं इत्यादि. बहुत स्ट्रॉन्ग संविधान की नैतिक वैधता समाप्त करने के लिए बीजेपी का इस वक्त सबसे बड़ा अभियान है. मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सीधा इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें. वड़ा पाव आपके महाराष्ट्र का एक फूड है ना? महाराष्ट्र का है क्या विदेशी है? महाराष्ट्र का, विदेशी नहीं है ना? पाव विदेशी, पाव कहाँ से आया? पाव से ही है. पाव
यूरोपियन वड़ा तो बाहर से आया, पर वड़ा पाव जो है वो महाराष्ट्रियन है ना। ये ब्रेड पकोड़ा हिंदुस्तानी डिश है कि विदेश सैंडविच है? मिक्स नहीं है, ये एक भारतीय डिश है जो कि व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई, जिसमें एक विदेशी एलिमेंट को लेके उससे भारतीय डिश बनाई गई। और गंभीर को उदाहरण दीजिए, ये हमारा जो मुंबई से सिनेमा बनता, ये क्या सिनेमा इंडियन है या विदेशी? कोई कहेगा टेक्नोलॉजी, सिनेमा तो भारत में था नहीं 500 साल पहले। तकनीक विदेश से आई, कैमरा विदेश से आया, फिल्म विदेश से आई, लेकिन वो सिनेमा देखते हुए आपको एक क्षण भी कभी लगता है कि आप कोई विदेशी चीज देख रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमने उस विदेश से ली हुई चीज को इतना अपना बना दिया कि कभी महसूस ही नहीं होता कि वो कुछ उसमें विदेशी है। एक और मैं इसी उदाहरण पे आने वाला था। चाय आज से 100 वर्ष पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने में स्टेशन पे एजेंट खड़े रहते थे, लोगों को फ्री चाय पिलाते थे कि टेस्ट तो करके देख लो बाबू एक बार। सिर्फ 100 साल पुरानी ये चाय। क्या आज कहीं आप गांव के गरीब से गरीब घर में भावनी रुक जाओ, चाय बना देते? चाय विदेशी है क्या? महत्वपूर्ण बात उसमें कि भारतीय क्या है। अगर आप ढूंढना शुरू कर दीजिए, आलू भी विदेशी है, टमाटर भी विदेशी है, तो आपका तो जीवन हमारी सभ्यता भारतीय होने के दो अलग पैमाने हैं। एक तो भारतीय हो जिस पर भारत से बाहर की किसी भी चीज की कभी भी छाप न पड़ी, छुआ ना गया हो, केवल शुद्ध भारतीय। एक बात बताऊं, अगर शुद्ध भारतीय रहेंगे तो आपके पास कागज नहीं होगा लिखने के, कागज चाइना से आता है। आप संविधान लिखने के लिए कागज चाहिए ना, पहले आपके पास कागज नहीं। अगर एक तो भारतीय उस अर्थ में हवा, तो उसमें तो फिर मनुस्मृति ही भारतीय है और कुछ भारतीय नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप और दुनिया के किसी संविधान में आ जाए, हर दुनिया का संविधान पश्चिम में जो आज से 200-300 साल पहले संविधान बनने शुरू हुए, उसकी वर्णमाला से लिए गए, इसमें कोई संदेह नहीं। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ये सब चीजें, इस वर्णमाला जो है ये विदेशी है, मगर वर्णमाला से जो शब्द बने हैं वो देसी। एक वर्णमाला को लेके उस वर्णमाला से शब्द बनाते हैं, शब्द जो है वो देशज है। क्यों है? हमारा सेकुलरिज्म जो है ये दुनिया का सबसे अनूठा सेकुलरिज्म। इससे पहले हमारे पास एक फ्रेंच उदाहरण था सेकुलरिज्म का, अमेरिकन उदाहरण। भारत ने ना फ्रेंच मॉडल अपनाया ना अमेरिकन मॉडल अपनाया, ब्रिटेन में तो सेकुलरिज्म का था ही नहीं कोई। जो सेकुलरिज्म भारत का है वो केवल और केवल भारत का है, दुनिया में वैसा सेकुलरिज्म कहीं नहीं। हम अपने फेडरलिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया जो कि न तो क्लासिकल सेंस में फेडरल है, ना ही यूरोपियन सेंस में यूनिटरी, ये शुद्ध भारतीय इंडिविजुअल। और जो आपने कहा 5000 साल, मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं, भारत का संविधान 2 वर्ष में नहीं बना था, इसको 100 वर्ष तक सोचा गया। देश आजाद होने से पहले, आपने 1927 का जिक्र किया, 27 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बनाया था, संविधान कैसा होगा, भारत का संविधान कैसा होगा, इसके बारे में 100 वर्ष तक चर्चा हुई। भारत कैसा होगा, आखिरी 2 वर्ष में तो उसे लिपिबद्ध करने का काम हुआ, मगर सोच 100 साल की। और वो जो 100 साल की सोच थी, वो 5000 साल की सभ्यता का, हिंदी में कहते हैं, मराठी में वो शब्द है नहीं, कपड़ा छान, संक्षिप्त,
के बाद जो निचोड़ बचता है, 5000 साल का जो कुछ ग्रहण करने योग्य था वो ग्रहण किया, और ग्रहण करके उसको एक आधुनिक भाषा दी जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। ये वही है जिसे बुद्ध ने करुणा कहा, जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं। ये वही मित्ता, मैत्री मित्ता, उससे निकला है सेकुलरिज्म। और जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो शील की जो अवधारणा है उससे आता है। तो इस अर्थ में, इस गहरे अर्थ में भारत का संविधान जो है वो बहुत ही अनूठे अर्थ में भारतीय। आपने अल्फाबेट कहीं और से उठाए, आपने उसके शब्द और वाक्य अपने साथ जोड़ा, इसलिए बहुत गहरे अर्थ में हमारा संविधान था। ये मेरा, वैसे मैंने इसमें लेख भी लिखा है जो पिछले हफ्ते लोकसभा में छपा है ये बात, मगर इसका हमें जवाब देना चाहिए। जब जब वो कहीं विदेशी है तो उन्हें एक तो याद दिला देना चाहिए कि सारे विदेशी कहने वाले लोग पैंट शर्ट पहन के खड़े होते हैं, और उनका जो ये जो हेयर कट है ना आपका मेरा, बिल्कुल विदेशी है। भारत की औरतें आज भी देसी हेयर स्टाइल रखती हैं। भारत के ये आज से 200 वर्ष पहले कोई मर्द ऐसे बाल कटवा के नहीं घूमता था हमारे में। बिल्कुल विदेशी हेयर कट है, कपड़ा विदेशी, पजामा भी विदेशी है। सिर्फ कहता नहीं कुर्ता पजामा देशी है, मतलब क्या क्या विदेशी है। फिर उनसे पूछना शुरू कर दीजिए कि आपका क्या क्या विदेशी है। और मैं बताऊं सबसे ज्यादा विदेशी क्या है इस देश में? आरएसएस की राष्ट्रवाद की अवधारणा सबसे ज्यादा विदेशी चीजें सीधी जर्मनी से इंपोर्ट की हुई है, जिसका इस देश की मिट्टी से कोई संबंध नहीं। सबसे ज्यादा विदेशी और नकलची इस देश में आरएसएस है, सावरकर है, अडवाणी जी ने एक किताब लिखी कि भारत कैसा बनना चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। सारी किताब कहती है इंग्लैंड में ऐसे करते हैं इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, जर्मनी में ऐसे करते हैं इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। इनसे ज्यादा विदेशी और अंग्रेजों से आतंक गोरे व्यक्ति से आतंक। आपने वीडियो देखा मोदी जी किसी विदेशी मेहमान को जब गले लगाते हैं वो थोड़ा युग करके होता है, मोदी जी उसको लपक लपक के होता है। एक भारतीय के रूप में मुझे शर्म आती है कि मेरा प्रधानमंत्री इतनी छोटी हरकत क्यों कर रहा है, क्योंकि अंततः इन्हें जो, और मैं एक मजाक नहीं कह रहा हूँ, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ। 19 आरएसएस भारतीय मानस की जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसकी पैदाइश 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत के राजा की तरह बन गए तो उस समय दो रिएक्शन। एक तो हुआ कि भाई अंग्रेज महान तो आपकी पूजा करेंगे, आप जैसा बनना है, हमें क्रिश्चियन भी बनना है। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया बने उस जमाने। दूसरों ने कहना शुरू किया, वो भी इंफीरियोरिटी से बुरी तरह ग्रस्त। इंफीरियोरिटी के कारण एक एग्रेशन आता है। अगर मैं इंफीरियर महसूस करूं, इंफीरियोरिटी के दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक तो कि मैं आपका पांव छू लूं, दूसरा मैं बहुत ओवर एग्रेसिव हो जाऊं। तो इंफीरियोरिटी से पैदा हुई ओवर एग्रेसिवनेस वो आरएसएस है। 19वीं सदी में भी इसके कई लोग थे जो किसके 20वीं सदी में उसका स्वरूप और उसको तोड़ने का काम पहली बार गांधी और टैगोर ने किया। इन लोगों ने उस इंफीरियोरिटी को कहा कि नहीं, मतलब मुझे और अग्रेशन कुछ बिना एग्रेसिव हुए। तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इस देश में सबसे ज्यादा विदेशी नकलची इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के ग्रस्त लोग आरएसएस को, क्योंकि इन्हें हिंदुओं ने भी शर्म आ, इसलिए हिंदुओं ने भी की बात आपल्याकडे शेवटचे का त्यांचे घरे एवढे कुठं आले? सरांना जेवण करून पुढच्या कार्यक्रमात जायचे, तर मी माझा विसरतो तो कारण मला महत्वाचं वाटतं की आपण 1 तारखेपासून एक पॉझिटिव्ह नॅरेटिव्हनी जन आंदोलन ने 3 तारीख से पॉजिटिव माइंड में नैरेटिव सेट करके जन आंदोलन खड़ा किया है। और उसमें एक वोट ऑन बैलर
बारे में आपकी क्या राय है? और वो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन हम उससे बड़े देश के जो जितने भी पिछले 14 साल में जितनी भी गड़बड़ियाँ हुई है, अभी देश जिस खाई में जा रहा है, उसकी प्रोडक्ट व्यू में हम सोचते हैं, उस प्रोडक्ट के आधार पे हम सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं? ते ह्याच्यावर संतोष साधा उपाय नहीं जरूरी है नहीं मैं फिर बाद में टाइम नहीं रहेगा, मैं पर्सनल बोलूँगा। सर मेरा जो सवाल है, पहले आप सभी का मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो कानून के बारे में ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि जो अभी इस पे चल रहा है कि बीजेपी जातिवादी है, मनुवादी है, कोई संविधान का विरोध करती है, ठीक है। आपका भी जो आपने बताया है कि कुछ इनके देश के खिलाफ है, बहुत सालों से है। ये जो वक्फ बोर्ड है या फिर जो कुछ कानूनी जो मसलत चल रही है अभी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये कानून कैसे बन गया, ये संविधान के खिलाफ था क्या? आप कौन सा कानून? वक्फ बोर्ड का कानून। हाँ, और दूसरी बात क्या कि नॉर्मल आदमी को उसके बारे में क्या करना चाहिए कि उसके ऊपर कुछ अत्याचार नहीं होना चाहिए? और जो युवा पीढ़ी है उनको बीजेपी आरएसएस से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म मुझे बचाना है, इसलिए मैं भाजपा को वोट करूँ। हमको मालूम है आरएसएस नालायक है, सब है, लेकिन हमारा धर्म बचाने के लिए हम आरएसएस को वोट करेंगे। ये जो मानसिकता है और इसको कैसा काउंटर करना है? मुझे पूछना था कि ये सब बातें जो इतिहास सामने आ रहा है, गलत इतिहास सामने आ रहा है, उसी तरह से जो ईडी है, ईवीएम मशीन है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सब प्रॉब्लम चल रहे हैं और हम हर जगह पे उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, मगर अल्टीमेटली